Hello everyone, I Muhammad Sultan. I welcome you all on my YouTube channel Legal Judicium. आज हम इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं अपनी सबसे पहली वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन से। ये एक टेस्ट सीरीज क्या है? इस टेस्ट सीरीज का जिक्र मैंने अपने दिल्ली एपीपी वैकेंसी वाली वीडियो में भी करा था। ये क्या होगा? इसमें हम 4 सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस, इस 4 सब्जेक्ट से हर सेशन में, हर यूट्यूब वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्या? 10 में से 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी पीवाईक्यूज होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम यूपीएससी का माइंड, साइकी जानने की कोशिश करेंगे, वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, हमसे क्या पूछना चाहता है, किस पॉइंट में हमें फंसाना चाहता है, कहाँ वो ट्रिक खेल रहा है। तो उसी 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब उसका हम आंसर डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रेलेवेंट प्रोविजंस देखेंगे, केस लॉज देखेंगे। उस 5 क्वेश्चंस के नेचर में हम बाकी 5 क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम करे वो भी डिस्कस करेंगे, जिसका नेचर, जिसका लेवल वही होगा जो यूपीएससी अमूमन अपने क्वेश्चंस में डालती है। तो इससे हमारी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत एक लेवल अप होगी। तो इसी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम शुरुआत करें कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट वीडियो है जिसमें 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन व्यू ऑफ द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जजमेंट का नाम क्या है? प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के कंटेक्स्ट में हमें क्वेश्चन को जवाब देना है। प्राइवेट रिसोर्सेज कैन बी टर्न इनटू मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी बाय मींस सच एज। एक प्राइवेट रिसोर्सेज जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कब मटेरियल रिसोर्सेज काउंट हो सकती है, किन तरीकों से? 5 तरीके क्वेश्चन में दे रखे हैं। इन नेशनलाइजेशन, एक्विजिशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, बाय परचेज बाय स्टेट, ऑनर डोनेशन। इन किन तरीकों से एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक प्राइवेट रिसोर्स मटेरियल रिसोर्स बन सकता है? तो आंसर इज बी, ऑल 1, 2 एंड 3। आंसर है ऑल 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 तरीके से ही प्राइवेट जो रिसोर्सेज होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, वो मटेरियल रिसोर्सेज में काउंट हो सकता है। तो ये कौन सी जजमेंट है हमारे पास? प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला, हम थोड़ा उस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये आर्टिकल 39B के रिगार्डिंग जजमेंट है। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद दिस जजमेंट, प्रॉपर्टी एसोसिएशन, तो आंसर इज 39B। वो क्या कहता है? द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। जो डीपीएसपी है तो स्टेट क्या करेगी? पर्टिकुलर ये काम करेगी क्या कि कोई ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good। इसका क्या मतलब है कि स्टेट अपनी पॉलिसी के नीति से क्या सिक्योर करेगी, क्या सुनिश्चित करेगी कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है, उसकी ओनरशिप और कंट्रोल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि वो कॉमन गुड को सब सर्व कर पाए, मतलब उसे सबको फायदा हो। कहने का मतलब स्टेट के पास एक राइट होगा मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर कि उसको कंट्रोल कर पाए, उसको ऑन कर पाए, जिससे सबका फायदा हो, इस तरीके से वितरण हो कि सबका कॉमन गुड हो, सामान्य भला हो सबका। तो हमें क्या समझ आया कि मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर स्टेट का राइट है। अब सवाल ये कि क्या सारे मटेरियल रिसोर्सेज बनने के लिए क्या प्राइवेट रिसोर्सेज भी मटेरियल रिसोर्सेज बन सकता है? तो सवाल ये है क्या सारे जो प्राइवेट रिसोर्सेज है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, वो हमेशा क्या मटेरियल रिसोर्सेज में आ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला आंसर इज नो, कि सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज मटेरियल रिसोर्सेज में नहीं आएंगे, सिर्फ 5 तरीके से आएंगे। 5 तरीके जो हमने पढ़ा, क्या? नेशनलाइजेशन, एक्विजिशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय परचेज बाय स्टेट, ओनर्स डोनेशन। इन 5 तरीके से ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्सेज बन सकती है, तभी आर्टिकल 39B लगेगा। तो आपको केस का नाम याद रखना है, क्या? प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। किस आर्टिकल के ऊपर है? अभी हमने डिस्कस करा 39B। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने फ्रेम करा था
अब हम देखते हैं कि यूपीएससी ने सीबीआई एपीपी 2025 में क्या क्वेश्चन पूछा था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सीबीआई में आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू बिल्स। ये स्टेटमेंट्स है, इसको मैं कंसीडर करना है। जो स्टेटमेंट किस रिगार्डिंग है, बिल्स के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट पहला क्या है, A bill pending in Parliament shall not lapse by reason of the prorogation of the Houses of Parliament। एक जो बिल है जो पेंडिंग है पार्लियामेंट में, वो लैप्स नहीं करेगा बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक बिल है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग है, विच हैज नॉट बीन पास बाय द हाउस ऑफ द पीपल, जो हाउस ऑफ पीपल से पास नहीं हुआ है, वो क्या कर जाएगा, शेल नॉट लैप्स, वो लैप्स नहीं करेगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। एक बिल है जो काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या है, पेंडिंग है, जो हाउस ऑफ पीपल से पास नहीं हुआ है। सिचुएशन क्या है, हमें पता है कि अगर बिल को एक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर बिल है उसको हमें एक्ट बनाना है तो सबसे पहले वो दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए, साथ ही साथ उसे प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिलना चाहिए। तो बिल किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि जो बिल पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट में प्रेजेंट हो रखा है वहां पे पेंडिंग है, पर अभी तक वो लोकसभा में नहीं गया है। तो कहने का मतलब इस सिचुएशन में जो पहली बार जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस हो रखा है और वो भी वहीं पे ही है अभी, और वो लोकसभा में नहीं गया है। उसके जब वो पेंडिंग था राज्यसभा में, तो उसी टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट भी इंटरेस्टिंग है, a bill having been passed by the house of the people is pending in the council of states shall lapse on dissolution of the house of people। यहाँ पे लैप्स कर रहा है, लेकिन सिचुएशन क्या है, एक बिल है जो हाउस ऑफ पीपल ने पास कर दिया है, लेकिन कहाँ पे पेंडिंग है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग है। सिचुएशन क्या है, यहाँ पे पहली बार जो इंट्रोडक्शन हुआ था बिल का वो हुआ था हाउस ऑफ पीपल में, इसने पास कर दिया, अभी काउंसिल ऑफ स्टेट में पेंडिंग था, जब ये पेंडिंग था तो ये हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो गया। तो उस सिचुएशन में स्टेटमेंट कह रहा है कि उस सिचुएशन में बिल लैप्स कर जाएगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 108 के आर्टिकल के इसको छोड़कर वो बिल लैप्स कर जाएगा। अब हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसका आंसर है डी, सारे ही स्टेटमेंट ठीक है। इसका हमारा रेलेवेंट आर्टिकल है 107, आर्टिकल 107 के क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझना। क्लॉज 3 साफ साफ कह रहा है, अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेस। तो एक बिल है वो प्रोरोगेशन, आपको शब्द याद रखना है, प्रोरोगेशन की वजह से वो लैप्स नहीं होगा, प्रोरोगेशन की वजह से वो लैप्स नहीं होगा। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था, अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन, तो ये ठीक हो गया हमारा, ये ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये ठीक हो गया। अब बाकी दो स्टेटमेंट भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्लॉज 4, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल। दूसरा क्या है, एक बिल है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग है और हाउस ऑफ पीपल ने उसको मतलब जो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ है उसका काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ही हुआ है, और वो काउंसिल ऑफ स्टेट में पेंडिंग है और हाउस ऑफ पीपल उस दौरान भंग हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से भी बिल लैप्स नहीं करेगा, बिल हाउस ऑफ पीपल के रिजोल्यूशन की वजह से भी लैप्स नहीं करेगा। तो हमें क्या समझ आया, जो स्टेटमेंट 2 है, अ बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल शैल नॉट लैप्स, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 को भी हम देख लेते हैं, क्लॉज 5 से हमारा आर्टिकल वो बात कर रहा है, इसमें दो सिचुएशन है, अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल, एक बिल है जो हाउस ऑफ पीपल में पेंडिंग है, या फिर विच हैविंग बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। दो सिचुएशन है, पहले वाले में या तो पहली बार वो हाउस ऑफ पीपल में आया बिल, पहली बार ही हाउस ऑफ पीपल में आया वो पेंडिंग है, या फिर और विच हैविंग बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, वो दूसरा सिचुएशन क्या है,
वो हाउस ऑफ पीपल से पास हो गया पर काउंसिल ऑफ स्टेट में पेंडिंग है, तो उस बिल का क्या होगा, वो बिल लैप्स कर जाएगा। लैप्स होना ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अगर इस सिचुएशन में पहली बार हाउस ऑफ पीपल में आया, वो पेंडिंग है और ये डिसॉल्व हो गया तो बिल लैप्स कर जाएगा। दूसरा, हाउस ऑफ पीपल से पास हो गया पर काउंसिल ऑफ स्टेट में अभी पेंडिंग है और हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो चुके हैं, तो ये भी लैप्स कर जाएगा। तो दोनों चीजें लैप्स कर जाएगी, दोनों सिचुएशन लैप्स कर जाएगा। बस एक एक्सेप्शन है 108। क्या स्टेटमेंट 3 यही कह रहा है, अ बिल हैविंग बीन पास बाय द हाउस ऑफ पीपल, जो हमने दूसरी सिचुएशन वहां पे हाउस ऑफ पीपल से पास हो गए, इस पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो बिल क्या होगा, शेल लैप्स, वो लैप्स कर जाएगा ऑन डिसोल्यूशन एक्सेप्ट आर्टिकल 108। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमें क्या समझ आया कि ये ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही ठीक है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्ट से आया है। हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blank with given appropriate option if at any time except when। हमें ये पार्ट फिल करना है। if at any time except when the president is satisfied that the circumstances exist। if at any time except किसी भी समय पे, इस समय को छोड़कर, द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन है कि परिस्थिति इस तरीके से अस्तित्व में है जो नेसेसरी है, जिसकी वजह से नेसेसरी है उसको एक इमीडिएट एक्शन लेना, प्रेसिडेंट के ऊपर एक इमीडिएट एक्शन लेने की अनिवार्यता है। किस समय को छोड़कर, कि जब वो अपनी ऑर्डिनेंस प्रोक्लेमेट कर सकता है। तो आंसर पूछा गया है कि कब वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जब दोनों हाउसेस सेशन में हो, या एक हाउस सेशन में हो, या लोकसभा सेशन में हो, या अपर हाउस सेशन में हो। तो इसका आंसर है ए, जब दोनों हाउसेस सेशन में हो, इसको छोड़कर वो कभी भी ऑर्डिनेंस ला सकता है। तो क्या समझ आएगा, एक हाउस सेशन में, एक हाउस सेशन में नहीं है, तब भी वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। तो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 1, 2, 3, ये क्लियरली बात करता है इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन, जब दोनों ही सेशन में हो। उसके अलावा प्रेसिडेंट अगर उसे लगता है कि नेसेसरी है ऑर्डिनेंस लाना, वो ला सकता है। तो एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन। अगर दोनों हाउसेस सेशन में है तब वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। ये हमारा सीबीआई का क्वेश्चन नंबर 3 पीवाईक्यू का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है। पहला हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, वो अपने जो उसे अधिकार, जो उसे दायित्व दे रखा है, उसके एक्सरसाइज में किसी भी कोर्ट को वो आंसरेबल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, the conduct of the president may be brought under review by any court or body appointed by either house of parliament for investigation of a charge under article 61। तो जो प्रेसिडेंट का जो एक इम्पीचमेंट जब होगी तो उसका जो कंडक्ट है रिव्यू में आ सकता है आर्टिकल 61 के तहत, ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, a criminal proceeding can be continued against the governor of a state during his term of office if the same had been constituted prior to his appointment as governor। ये कह रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर के खिलाफ स्टार्ट हो सकती है अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उसकी अपॉइंटमेंट से पहले अराइज हुआ था। 4 डी, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। वो जब तक वो ऑफिस में है तब उसके खिलाफ कोई भी अरेस्ट का प्रोसेस नहीं होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। अगेन हमें क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। आंसर इज सी, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि एज पर आर्टिकल 361, एज पर आर्टिकल 361 क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक वो अपने ऑफिस में है तो गवर्नर प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं हो सकती, चाहे कॉज ऑफ एक्शन कभी भी अराइज हुआ। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग अराइज हो सकती है, कमेंस हो सकती है अगर वो जो कॉज ऑफ एक्शन है उसके अपॉइंटमेंट से पहले हुआ है। पर आर्टिकल 361 जब तक वो ऑफिस में है, एज पर आर्टिकल 361 जब तक वो ऑफिस में हो, कॉज ऑफ एक्शन कभी भी अराइज हुआ, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसेस नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। हम आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे पास, द गवर्नर शैल नॉट विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंस। गवर्नर किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। ऑप्शन ए,
जब bill containing the provisions would under the constitution have required the previous sanction of the president for the introduction of in the legislature। कोई ऐसे बिल में ऐसे प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि आप प्रेसिडेंट के सैंक्शन के बिना आप वो जो ऑर्डिनेंस लाना चाहता है गवर्नर, आप उसे नहीं ला सकते। बी, he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president। बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो उसके ऊपर रिक्वायर्ड होंगे, अगर वो एक्ट बन जाएगा रिक्वायर्ड होंगे, उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना। ऑप्शन सी, an act of a legislature of the state containing the same provisions would under this constitution have been invalid, having it been regard for the reconsideration of the president and enacted receive the of the president। ये क्या लिख रखा है कि अगर वो बिल जब एक्ट बन जाएगा, अगर वो जो क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस लाई जा रही है, वो अगर ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाता और वो एक्ट इनवैलिड माना जाता जब तक कि वो प्रेसिडेंट की सैंक्शन के बिना नहीं ला गया हो, प्रेसिडेंट ने उसको रिजर्व ना करा हो, असेंट ना दी हो, तो इनवैलिड हो जाएगा। तो इन किस सिचुएशन में गवर्नर को इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से? तो इसका आंसर है क्या ए एंड बी, ए बी एंड सी, ओनली ए, बी एंड सी? तो इसका आंसर है ए बी सी। इन तीनों सिचुएशन में गवर्नर को प्रेसिडेंट से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी क्या कहते हैं जो ऑर्डिनेंस है उसको लाने से पहले। इसका आंसर है हमारे पास आर्टिकल 213। ये तीन सिचुएशन है जहां पे साफ साफ बेट में लिख रखा है कि इन तीन सिचुएशन में गवर्नर को इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से अपने ऑर्डिनेंस को लाने से पहले। दैट इज इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीआई पीपी का, जो 2025 में पेपर हुआ था हमारा, जो वैकेंसी पेपर 2026 में हुआ है पर वैकेंसी 2025 में थी। कि इस पूछ रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिस है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रखा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड विद इन 2 months। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देता है, उसके 2 महीने में हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, a member of the House of People after having been elected as Vice President shall be deemed to have vacated his seat in the House of the People on the date of his election as Vice President। जो House of People का जब कोई MP हाउस ऑफ पीपल का जो लोकसभा का जो MP है, जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी सीट कब छोड़ देगा? ऑन द डेट ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। वो अपनी जो डेट ऑफ इलेक्शन होगी जब वाइस प्रेसिडेंट का, उस दिन से अपना वो सीट छोड़ा माना जाएगा, डीम्ड वैकेंट माना जाएगा। ऑप्शन सी, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड विद इन द बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, उस इलेक्ट करने की जो इलेक्शन होगा हो जाना चाहिए जब ऑलरेडी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है उसके टर्म एक्सपायरी होने से पहले। फॉर एग्जांपल, मान लो अभी कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सिचुएशन है वहाँ पे ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है, उसका टर्म मान के चल देते हैं कि 23/4 को खत्म होने वाला है। तो इस स्टेटमेंट की कह रहा है कि जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन इससे पहले हो जाना चाहिए, यहाँ पे कहीं हो जाना चाहिए। तो इन तीन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो हमसे पूछा गया। इसका आंसर है हमारे पास दो आर्टिकल हमें पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल 68 और 66। पहला ये क्या कह रहा है कि एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है उसके टर्म ऑफ एक्सपायरी से पहले नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए। तो हमें क्या समझ आए कि ये स्टेटमेंट जो 3 है ये तो ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हम पढ़ रहे थे कि डीम्ड वेकेशन, अ वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का पार्लियामेंट नहीं होगा। और अगर कोई मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब हाउस ऑफ पीपल का अगर वो मेंबर है, एमएलए है, तो उसकी सीट कब खाली हो जाएगी? ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब वो अपनी ऑफिस को जब वो अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है, मान लो जो एमपी है वो कब वाइस प्रेसिडेंट जब बनता है तो उसकी सीट जो एमपी है वो कब खाली मानी जाएगी? जब वो एमपी अपनी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करता है, एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। पर हमारा ऑप्शन इसमें क्या लिख रखा है? इसमें लिख रखा है
वो कब माना जाएगा, अपनी सीट कब छोड़ा माना जाएगा, ऑन द डेट ऑफ हिज इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये ऑप्शन गलत है, बल्कि तब माना जाएगा जब वो अपने वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे एंटर कर लेता है। तो ये गलत है, ये ठीक है। द इलेक्शन टू द वाइस ऑफ स्टेटमेंट 1 बचा है, द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड विद इन 2 मंथ्स। यहाँ पे 2 मंथ्स नहीं आएगा, यहाँ पे 6 मंथ्स आएगा, यहाँ पे 6 मंथ्स आएगा। तो हमें क्या समझ आया, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन 3, ओनली ऑप्शन 3 ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको 2-3 आर्टिकल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 103rd अमेंडमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी अ ब्रीच ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 103rd अमेंडमेंट है वो असंवैधानिक नहीं है। 103rd अमेंडमेंट से क्या कहता है, किसको याद है, 15(6) और 16(6) जो EWS वाला रिजर्वेशन है वो इसी से आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इस 103rd अमेंडमेंट को अपील करा, आंसर इज जनहित अभियान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, subject to other provisions of the Constitution of India, the executive power of the Union of this India shall extend to। कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर जाएगी। स्टेटमेंट 1, द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ। पहला क्या है कि वहां तक एक्सटेंड कर जाएगी उस मैटर्स तक जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। ठीक है, दूसरा, लेकिन वहां तक नहीं जिस मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है। कहने का मतलब द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू वहां तक एक्सटेंड कर जाएगी। हम स्टेटमेंट आपको मैं स्टेटमेंट समझा रहा हूँ कि पहले स्टेटमेंट क्या है, उस मैटर तक एक्सटेंड कर जाएगी जहाँ पे पास पार्लियामेंट के पास पावर है। तो पार्लियामेंट के पास 2 चीज़ों पे पास पावर होती है, एक यूनियन लिस्ट में और एक कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट। बट उसको छोड़कर जहाँ पे स्टेट के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर कहाँ पे होती है, कंकरेंट लिस्ट में। तो ये ऑप्शन कह रहा है बस वहां तक पावर है जो यूनियन लिस्ट तक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन आर एक्सेसिबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट। तो वहां तक भी एक्सरसाइज कर जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास किसी ट्रीटी एग्रीमेंट से है। तो सवाल पूछा गया है कि किस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ये इसका आर्टिकल है आर्टिकल 73 जो बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, जहां पे पार्लियामेंट के पास पावर, पर इसके साथ प्रोवाइजो है कि वहां तक एक्सटेंड नहीं करेगा, वहां तक एक्सटेंड नहीं करेगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल नॉट एक्सटेंड टू मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज आल्सो पावर टू मेक लॉज। तो स्टेटमेंट 1 सेम चीज है, ये ठीक है। स्टेटमेंट 2 के बारे में भी आर्टिकल 73 कहता है वहां तक भी एक्सटेंड कर जाएगा उस राइट्स अथॉरिटी के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ट्रीटी और एग्रीमेंट के वर्च्यू में एक्सरसाइज करती है। तो इसका हमें समझ आया कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इसके दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है। आर्टिकल 73 हमारे पास इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following cases the Supreme Court held that Article 21 of the Constitution is the sole Article 21 of the Constitution of India is the soul of the Constitution। कौन सा आर्टिकल इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आर्टिकल किस केस में बताया गया कि जो आर्टिकल 21 है वो संविधान की आत्मा है। आंसर इज अमोल विठाल। ये केस आपको याद रखना है कि इस केस में बोला गया है कि आर्टिकल 21 संविधान की आत्मा है। यह केस में पैरा 3 needless to state that the Article 21 of the Constitution is the soul of the Article 21 of the Constitution is the soul of the Constitution। तो हमें क्या समझ आया कि आर्टिकल 21 जो है संविधान का आत्मा है, किस किस में बोला गया, अमूल विठाल। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये भी सीबीआई एपीपी
2025 में आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कि किस सिचुएशन में कोर्ट्स बार्ड है, किन मुद्दों पे अगर जब लॉ बनता है तो तब कोर्ट्स बार्ड हो जाएगी उनको एग्जामिन करने से के लिए वो वैलिड है कि नहीं है। कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद। तो कोर्ट्स किन सिचुएशन में बार होगी, किस सब्जेक्ट मैटर पे जब लॉ बनेगा तो कोर्ट्स बार हो जाएगी उनको वैलिडिटी चेक करने में। ऑप्शंस क्या हमारे पास? अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू वैलिड कॉन्स्टिट्यूशंस, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसीज, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो इसका आंसर है 1 और 2। जब इन दोनों पे लॉ बनेंगे तो कोर्ट्स बार्ड हो जाएगी उसको सुनने से जब तक कि स्पेशल प्रोसीजर फॉलो ना हो। ये मैं इसका आंसर हमारे पास आर्टिकल 329 में साफ साफ लिख रखा है। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स किस सिचुएशन में? जब पहला, द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये ऑप्शन 1 में था हमारे। और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू कॉन्स्टिट्यूशंस, ये ऑप्शन 2 में था। तो इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स है इसके ऊपर लॉ बनाने की वैलिडिटी चेक करने के लिए कोर्ट में कोई बार नहीं है, पर इन दोनों में बार है। यहाँ पे भी नहीं सुन सकता, यहाँ पे भी नहीं सुन सकता। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यही सीरीज इसी तरीके से बाकी 3 क्रिमिनल लॉज में भी हमें इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप उन्हें भी देखें। सी यू।